बस पड़े रहना एक जेल के अंदर। जब जमीन लाल मेड़ के ऊपर देखते हुए मैं अपनी पीठ पर लेटा हुआ था, मेरी नाक से, मुंह से और मेरी उंगलियों के सिरे से और पैरों की उंगलियों से खून गिर रहा था। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था मानो कि मुझे आग की लपटों में टब में डाल दिया गया हो। मैंने एक जापानी आवाज को धीमे से कहते हुए सुना, इस समय तुम बहुत आगे जा चुके हो। शायद वह जिंदा नहीं रह सकता, परंतु मैं जिंदा रहा। मैंने तय किया कि मैं जिंदा रहूंगा और जापानियों को दिखाऊंगा कि तिब्बत के एक आदमी ने अपने आप को किस तरह से संचालित किया। मैं उन्हें यह दिखाऊंगा कि कितनी भी शैतानी यातनाएं एक तिब्बती को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। एक राइफल के बट के एक क्रोधपूर्ण धक्के से मेरी नाक टूट गई थी, मेरे चेहरे के चारों तरफ कुचली गई थी, मेरा मुंह कटने पर गहरा घाव हो गया था और मेरे जबड़ों की हड्डियां टूट गई थी। मेरे दांत टूटकर बाहर आ गए थे, परंतु जापानियों की तमाम यातनाएं भी मुझे बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। कुछ समय बाद उन्होंने फिर प्रयास किया, क्योंकि जब कोई आदमी यदि वह बोलना नहीं चाहता तो उसको बुलवाने के प्रयास की व्यर्थता को जापानी भी जानते थे, महसूस करते थे। कई हफ्तों के बाद मुझे दूसरी लाशों के साथ काम करने के लिए, जो बच नहीं सके थे, काम पर लगा दिया गया। जापानियों ने सोचा कि ऐसा काम दिए जाने से वे अंत में मेरी भावनाओं को तोड़ देंगे और शायद मैं बात करूंगा। सूरज की धूप में लाशों को ढेर के ऊपर जमाना, बदरंग और फूली हुई लाशें जमाना कोई आनंददायक कार्य नहीं था। लाशें फूल जाती, सुई चुभाए हुए गुब्बारे की तरह से फटती। एक दिन मैंने एक आदमी को मरकर गिरते हुए देखा। मैं जानता था कि वह मरा, क्योंकि मैंने खुद उसकी जांच की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अभी 2 आदमियों द्वारा उठाकर लाया गया था और झुलाकर लाशों के ढेर पर उछाल दिया गया था और छोड़ दिया गया, ताकि तेज धूप और चूहे कूड़े में अपनी उपयोगी चीजों को ढूंढते हुए अपना काम कर सकें। परंतु ये कोई अर्थ नहीं रखता था कि कोई व्यक्ति मरा है या नहीं, क्योंकि यदि कोई आदमी काम करने के लिए इतना बीमार है कि वह काम ही नहीं कर सकता, तब या तो उसे उसी समय बोनट से कुचल दिया जाता, अथवा लाशों के ढेर के ऊपर उछालकर फेंक दिया जाता, अथवा जब वह जिंदा होता तब भी उसे उछालकर फेंक दिया जाता। मैंने तय किया कि मैं मरूंगा और दूसरी लाशों के साथ वहीं रखा जाऊंगा। अंधेरे के समय में मैं भाग जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी कुछ योजनाएं बनाई और अगले 3-4 दिनों तक मैंने सावधानी पूर्वक जापानियों की और उनकी गतिविधियों की निगरानी की और तब तय किया कि मैं किस प्रकार कार्य करूंगा। इसलिए एकाध दिन मैं विचलित हुआ और ऐसा नाटक किया मानो कि मैं वास्तविक से कुछ ज्यादा अधिक कमजोर हूँ। उस दिन जब मैंने मरने की योजना बनाई, मैंने ऐसे संदेह में डाला, संदेह के साथ मैं भोर की पहली किरण के साथ हाजिरी के लिए उपस्थित हुआ। पूरी सुबह तक मैंने अपनी अक्षमता के प्रत्येक चिन्ह को प्रदर्शित किया और तब ठीक दोपहर के बाद मैंने अपने आप को मर जाने दिया। ये बहुत कठिन नहीं था, न ही वास्तव में नाटक था। मैं किसी भी समय जीवन के किसी भी चिन्हों के बिना मर सकता था। यातनाएं जिनमें से मैं गुजरा मुझे काफी हद तक कमजोर कर चुकी थी। बेचारा भोजन जो मुझे मिलता था उसने मुझे कमजोर बना दिया था और मैं वास्तव में मरने की स्थिति तक थक गया था। इस समय मैं मरा और वास्तव में थकान के माध्यम से गहरी नींद में चला गया। मैंने अपने शरीर को कठोरता से उठाते हुए, झुलाते हुए और उछाल कर फेंकते हुए महसूस किया। जब मैं लाशों के ढेर के ऊपर आकर गिरा तो उस झटके ने मुझे जगा दिया। मैंने महसूस किया कि वह ढेर हल्का सा हिला और फिर स्थिर हो गया। उस गिरने के झटके ने मेरी आंखें खोल दी। एक संतरी आधे मन से मेरी दिशा में देख रहा था।
इसलिए मैंने अपनी आंखें और ज्यादा खोली, जैसे कि मरे हुए आदमी की आंखें फैल जाती हैं। और उसने दूर की तरफ देखा। वह लाशों को देखने का अभ्यस्त हो गया था और एक अधिक अगली लाश में उसकी कोई रुचि नहीं थी। दोबारा भूतकाल के ऊपर विचार करते हुए और भविष्य की योजना बनाते हुए मैं एकदम शांत रहा, वास्तव में बहुत शांत। मैं दूसरी लाशों के बदले में जो मेरे आसपास मेरे ऊपर फेंकी गई थी शांत रहा। दिन वर्षों की तरह गुजरता हुआ लगा। मैंने सोचा कि रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, परंतु बहुत लंबे समय के बाद ये हुआ। रात के पहले चिन्ह आने लगी। पुरानी मरी हुई लाशों की दुर्गंध लगभग असहनीय थी। मैं अपने नीचे चूहों की उनके लाशों को खाने के कठोर कामों से आती हुई चिचियाहट और आवाजें सुन सकता था। यदा कदा हर बर्बरता से ढेर नीचे डूबता। दूसरी ओर मैंने आशा की कि मैं ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क नहीं जाऊंगा, जैसा अक्सर होता था। उस हालत में लाशों का ढेर दोबारा लगाना पड़ेगा और कौन जानता है कि इस बार मैं जीवित पाया जाऊं या और भी खराब स्थिति में मैं ढेर में सबसे नीचे तले में पहुंच जाऊं। तब मेरी प्रतिज्ञा निराशा सहित हो जाएगी। अंत में मेरे आसपास काम करते हुए कैदी अपनी अपनी झोपड़ियों में गए। संतरियों ने दीवार की गश्त करना जारी रखा और तब तक रात की हवा की ठंड एकदम शुरू हो चुकी थी। धीमे से, इतना धीमे से प्रकाश धीमे धीमे हल्का पड़ने लगा। संतरियों के कमरों में एक एक करके खिड़कियों में पीली रोशनियां दिखाई दी। इतना धीमे से जिसे कि समझा नहीं जा सकता था। एक रात आई। लंबे समय के लिए मैं अभी भी उस बदबूदार बिस्तर में लाशों के बीच शांत पड़ा रहा, अपने दायरे के दूसरे सिरे पर शांत रूप से ध्यान रखते हुए जितना अच्छी तरह से मैं कर सकता था। और तब जब सुरक्षा कर्मी अपने दायरे के दूसरे सिरे पर थे, तमाम लाशें मेरे ऊपर रहते हुए एक लाश के बगल से मैं धीमे से बगल को खिसका और दूसरी को मैंने दूसरी बगल में खिसका दिया। वह लुढ़की और ढेर के और एक आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। मैंने निराशा के साथ अपनी सांस रोकी। मैंने सोचा कि अब निश्चित रूप से संतरी दौड़ते हुए आएंगे और मैं मिल जाऊंगा। इस समय में अंधेरे में बाहर की ओर निकलना वास्तव में मौत ही थी, क्योंकि खोज बत्तियां, सर्च लाइट्स जला दी जाएंगी और कोई भी दुर्भाग्यशाली जो जापानियों द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बोनटों से कोच कोच कर मार दिया जाएगा या शायद उसकी आंतें निकाल दी जाएंगी और उसे मंदी आग के ऊपर लटका दिया जाएगा। और कोई भी शैतानी मौत जो जापानियों की चतुरता युक्ति पूर्वक निकाल सके, और ये सब उस बीमार कैदियों के समूह के सामने उन्हें यह जताने के लिए कि स्वर्ग के पुत्रों से भागने की कोशिश न करे, किए जाएंगे। कुछ नहीं हिला। स्पष्ट रूप से ढेर पर से लाशों के गिरने और उसके चटकने की आवाजों से जापानी इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके थे। प्रयोग के रूप में मैं हिला। लाशों का पूरा ढेर चिल्लाया, तड़का और हिला। मैं एक समय में 1 फुट चला और अंत में रेंग कर ढेर के एक सिरे तक पहुंच गया और लाशों को पकड़ते हुए अपने आप को नीचे गिरा दिया ताकि मैं 10 या 12 फुट की ऊंचाई से कूद सकूं, क्योंकि मैं कूदने के लिए काफी कमजोर था और मोच आने की अथवा हड्डियां टूट जाने की जोखिम थी। हल्की सी आवाज हुई जो मैंने की, वह उनके ध्यान को आकर्षित नहीं कर सकी। जापानियों को बिल्कुल भी यह विचार नहीं था कि कोई उस घिनौने स्थान में छिपा रह सकता है। मैं जमीन पर छिपता हुआ और धीमे धीमे पेड़ों की छाया में बंदी शिविर की दीवार के पास पहुंचा। कुछ समय के लिए मैंने प्रतीक्षा की। साथ साथ संतरी मेरे सिर के ऊपर आ गए। कुछ हल्की सी बातें हुई और आग से एक सिगरेट जलाई गई। तब संतरी चले गए। उनमें से एक दीवार के काफी दूर गया और दूसरा नीचे। हर एक की मुट्ठी में सिगरेट छिपी हुई। उनमें से प्रत्येक उस अंधेरे में माचिस की चमक से कमोवेश
कुछ समय के लिए अंधा हुआ। मैंने इसका फायदा उठाया। धीमे से और शांति से मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया। ये वह शिविर था जिसे अस्थायी रूप से बनाया गया था और जापानियों ने चार दीवारियों के ऊपर बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाई थी। मैं ऊपर चढ़ गया और आलस्य के साथ अपना रास्ता अंधेरे में बनाया। पूरी रात लगभग शिविर की नजर में रहते हुए मैं एक पेड़ की शाखा के नीचे लेटा रहा। मैंने सोचा कि यदि मैं देख भी लिया जाऊं तो जापानी दौड़ेंगे और वे ये नहीं सोचेंगे कि कोई जापानी बंदी उनके इतना करीब में भी हो सकता है। और अधिक चलने से परेशान अगले पूरे दिन मैं जहां था वहीं रुका रहा। एक दिन की समाप्ति पर जब अंधेरा दोबारा फिर से घिर आया, मैं पेड़ के तने के समीप आया और मैंने जमीन पर से, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, अपना चलना शुरू किया। मैं जानता था कि एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा चीनी वहीं कहीं पड़ोस में रहता था। मरने से पहले मैंने उसकी पत्नी की और उसकी काफी मदद की थी और अंधेरे में मैंने उसके घर की ओर रुख किया। मैंने उसके दरवाजे पर धीमे से दस्तक दी। भय के तनाव की हवा वहां थी। अंत में मैं फुसफुसाया कि मैं कौन था। अंदर आलस्यपूर्ण हलचलें हुई और तब धीमे से दरवाजा चुपचाप कुछ इंच दरवाजा खोला गया और बूढ़े आदमी ने झांक कर बाहर देखा। या उसने कहा, जल्दी अंदर आओ। उसने दरवाजा और अधिक खोला और मैं उसकी फैली हुई बाहों के साथ रेंग कर अंदर गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक हल्की सी आतंक भरी निगाह के साथ उसने मुझे देखा।